अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम मौसम की बात करें सो मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। राइट नाउ मौसम जो है गर्म और खुश्क ही है और टेम्परेचर की अगर हम बात करें सो इट्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगले 24 घंटे जो हैं वो भी गर्म और खुश्क रहेंगे। सो वेदर के हवाले से ये अपडेट थी। शो का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ। करना चाहेंगे पाकिस्तानी माउंटेनियर शहरोज़ काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियाँ सर करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ये कारनामा सर अंजाम देने वाले वो सबसे कम उम्र तरीन माउंटेनियर, पाकिस्तानी माउंटेनियर एक्चुअली में बन चुके हैं। शहरोज़ काशिफ ने एक और एजाज़ अपने नाम किया और चाइना में 8188 मीटर बुलंद दुनिया की छठी बुलंद चोटी जो एवियो को सर करके ये संगे मील उबूर किया और कम तरीन इनकी उम्र है इसमें, जो ऑब्वियसली ये एजाज़ इन्होंने अपने नाम किया है और ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा जी, मज़ीद आगे आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे एक्स के हवाले से एक अपडेट। एक्स विच वॉज प्रीवियसली ट्विटर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब से इलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया है, इसमें बहुत ज़्यादा हमने रैपिड चेंजेस देखे हैं। सो यस, अभी अगर हम देखें सो एक्स पर जब आप पहले कोई भी लिंक शेयर करते थे तो उसका ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता था। अब वो टेक्स्ट जो है या कैप्शन आप कह लें या जो वो हेडलाइन है वो नहीं आ रही होगी, सिर्फ एक तस्वीर और लिंक आ रहा होगा। और मतलब ये आपको खुद से ही जज करना होगा कि अगर आप इस तस्वीर को क्लिक करेंगे सो आप एक दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। सो अगस्त से इस फीचर पर काम हो रहा था जिसको अब iOS के लिए और इसके साथ साथ जो डेस्कटॉप सारिफीन हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। और एक ये चेंज जो है वो अब हम एक्स में देख रहे हैं कि आप कोई भी लिंक जो है जब पेस्ट वहाँ पर करेंगे, लगाएंगे, सो ऊपर कोई हेडलाइन, कोई कैप्शन नहीं आ रहा होगा। अच्छा जी, आखिरी स्टोरी की तरफ आते हैं और रिंग ऑफ फायर सूरज ग्रहण क्या है ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। बेसिकली इस साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण जो है वो 14 अक्टूबर को होगा और इस ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस दौरान जो चांद है वो सूरज को इस तरह से छुपाएगा जिस तरह से इसका जो बैरूनी हिस्सा है वो ऐसे लगेगा किसी रिंग की मानद एक्चुअली में है। अच्छा, ये जो सूरज ग्रहण है सिर्फ शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रात 8:35 पर इसका आगाज़ होगा और 15 अक्टूबर की शब 2:25 पर इसका इख्तिताम होगा। सो ये रिंग ऑफ फायर जो है इसका नाम दिया गया है, अमेरिका में इसको देखा जाएगा। और ये एक अपडेट और थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो का आगाज़ करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शो में सबसे पहले आज हम बात करेंगे बादामों पर। बादाम सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और रोज़ाना कितनी अमाउंट में बादामों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कपास का आलमी दिन जो है वो कल यानी कि 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जनवरी में इंतखाबात क्या होने जा रहे हैं या नहीं, और 5 माह के दौरान IPP की क्या कारकर्दगी रही, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। आखिर में जमहूरी पब्लिकेशंस ने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने स्टूडियो में किताब दोस्त महफिल के नाम से पहला बराह रास्त प्रोग्राम नशर किया है। इसका मकसद क्या है, इसको भी आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो राइट नाउ हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है जिसमें आज हम बात करेंगे बादाम, और बादाम आप सबकी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, जब हम बादाम की बात करते हैं, इट्स फुल ऑफ प्रोटीन्स, इसमें रोगन होता है जिसको कहते हैं ना, मतलब फैट्स, हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो बादामों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इट्स फुल ऑफ विटामिन्स एंड ऑब्वियसली मिनरल्स। सो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बादामों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी भी है और आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। इट्स रिच इन विटामिन ई जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। बादामों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा बादाम कितनी अमाउंट में खाए जाएँ। 7 बादाम अगर हम रोज़ाना के खाएंगे तो क्या हमें फ़ायदा मिल जाएगा? तो शायद हमें ज़्यादा बादाम खाने चाहिए।
अच्छा, बादामों को रोस्टेड फॉर्म में खाया जाए या वैसे छिलके के साथ खाया जा सकता है, या अगर हम भिगोकर बादाम खाएंगे सो उसके क्या फ़ायदे होंगे? सो आज इस सेगमेंट में ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट समन इश्तियाक इस वक्त शो में मौजूद हैं। समन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो आप क्या कहना चाहेंगे, कितने इम्पॉर्टेंट हैं बादाम हमारी सेहत के लिए और कैसे हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? अच्छा रुकमा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और बेसिकली बादाम का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो लोग बादाम खाते हैं ना उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग रहता है। हम्म। तो बेसिकली हमारे जो बादाम है ना उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं जो कि आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन की फंक्शन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजता है और सिग्नल्स भेजता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो जितनी अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रेन डेवलपमेंट होगी उतना ही आपकी प्रॉपर बॉडी जो है वो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 ना कि सिर्फ आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं बल्कि ये हेल्दी फैट्स में कंसिडर होते हैं। ये आपके हार्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बादाम में ओवरऑल विटामिन, अभी जैसे आपने बात की कि विटामिन ई होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा देखें, बादामों के हवाले से ना ये भी कहा जाता है कि अगर आप रोज़ाना बादामों का इस्तेमाल करेंगे सो आप जो हैं वो अपनी उम्र से कम दिखते हैं। ये नहीं कि हम हफ्ते में एक दिन खा लें या महीने में 2-3 दफ़ा खा लें सो ये जो रंग रूप है आने लग जाएगा। इस तरह की चीज़ों को फिर परमानेंटली आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना पड़ता है। सो इज़ इट सो कि बादामों में वाकई एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं? अगर आप इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपकी स्किन रिजुविनेट होगी, आप जवान दिखने लग जाएंगे, क्या वाकई ऐसा है? यस, दिस इज़ ट्रू। आप ये देखें कि हम आर्टिफिशियल विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करते हैं अपनी स्किन की चीज़ों में। हाँ। तो अल्लाह ताला ने अगर कोई ऑर्गेनिक चीज़ बनाई है और अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो उसका हेल्दी इफेक्ट तो जाएगा हमारी बॉडी में। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर हेल्दी चीज़ है ना तो उसको हम ओवर एक्सेस अमाउंट में खा लें। तो अगर आप हेल्दी चीज़ को भी एक्सेस अमाउंट में खाएंगे तो वो अनफॉर्चुनेटली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो कॉज करेगी। बट ये है कि आप इसको डेली अपने मील के साथ 8 से 10 एक अमाउंट हम कहते हैं 8 to 10 वो आप पर डे आप इसकी सर्विंग ले सकते हैं, समर्स में भी और विंटर्स में। 8 to 10 एलिमेंट्स आपको कुछ नहीं कहते। बिल्कुल ठीक है। और विटामिन ई जो है उसको तो खूबसूरती का कैप्सूल कहा जाता है। मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो अपने बालों को बेहतर करने के लिए ऑयलिंग अगर कर रही होती हैं तो उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर लिए जाते हैं। या अगर आपने कोई स्किन के लिए मास्क बनाया है, घर में कोई आप रेमेडी करने जा रहे हैं तो उसमें भी विटामिन ई कैप्सूल्स जो हैं वो डलते हैं। सो नेचुरली आपको बादामों से विटामिन ई मिलता है, आपकी सेहत जो है, स्किन जो है वो एक्चुअली में बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, आपने कहा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यहाँ पर आके लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम बादाम कितनी अमाउंट में इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुट्ठी भर बादाम जितनी आपकी एक फिस्ट में आ जाए इतने आप रोज़ाना खा सकते हैं। लेकिन आप कह रही हैं 8 से 10 बादाम। मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी अक्सर सोचती हूँ अच्छा ये 7 बादाम क्या फ़र्क डालेंगे, लेकिन यस रोज़ाना अगर हम खाते रहें तो फ़र्क पड़ता है। सो व्हाट डू यू थिंक, एक मुट्ठी भर बादाम आप दिन में खा लें या एक ही टाइम पर खाएं, तोड़ तोड़ के भी खा सकते हैं, किस तरह से खाए जाए? अच्छा रुकमा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी। हम फिस्ट ऑफ नट्स जो हैं वो कहते हैं नट्स कंबाइन, जिसमें आपके वॉलनट्स आ जाते हैं, आपके पिस्ताशियो आ जाते हैं, दूसरे डिफरेंट आपके नट्स आ जाते हैं। लेकिन बादाम की जो सर्विंग है वो 8 से 10 जो है वो एक आइडियल सर्विंग है जो आप पर डे कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, अब व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव द आलमंड्स? मतलब ऑब्वियसली रात के टाइम अब तो नहीं हम बादाम खा सकते। सो ये इस तरह की चीज़ों के बारे में ये कहा जाता है कि जी ये सुबह के टाइम नाश्ते के साथ आप कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट लें और उसके साथ आप बादामों का इस्तेमाल करें तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। सो इसके वक्त भी, औकात भी जो हैं वो भी मैटर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रुकमा जब हम मील के साथ लेते हैं तो इसकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है क्योंकि हमें हेल्दी फैट्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ ले लेते हैं, सबसे बेस्ट टाइम है बादाम को कंज्यूम करने का ब्रेकफास्ट के साथ, विद इन मील या फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट। इस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं। रात को तो वैसे ही आपका स्टमक और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तो उनकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप इसको ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे भी किया जा सकता है जैसे बहुत से लोग, उनको बिंज ईटिंग की आदत होती है, उठते बैठते कुछ ना कुछ खाना, क्रेविंग्स होती रहती हैं। सो उसमें व्हाट आई प्रेफर कि आप किसी हेल्दी स्नैक की तरफ या नट्स की तरफ चले जाएं जो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी ना दें, आपको अनहेल्दी फैट्स भी ना दें, आपकी वो क्रेविंग भी जो है वो भी पूरी होती रहे लेकिन आपको फ़ायदा भी मिलता रहे। तो क्या बादामों को हम अपनी क्रेविंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हमें बहुत क्रेविंग्स होती हैं तो जिस तरह से वो काले चने, भुने हुए चने मुझे लगता है खाने चाहिए,
आपको बहुत कैलोरीज नहीं मिलती बिल्कुल। हैं, आपका वेट भी मेंटेन रहता है। सो इस तरह की सिचुएशन जो लोग बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स जिनको होती हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, बादाम रखे जा सकते हैं कि फिर आप उठते बैठते बादाम थोड़े थोड़े खा लें? बिल्कुल, आप इसको डिवाइड करके भी खा सकते हैं और इसको एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। आप बादाम के साथ दूसरे नट्स जो हैं ऐड करके, फिस्ट फुल ऑफ नट्स जो हैं वो एज अ स्नैक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है। आप एक स्नैक जो आपने अनहेल्दी ऑप्शन लेना है, कोई आपने पैकेज चीज़ों की तरफ जाना है, तो आप कोशिश करें कि आपने जैसे अभी बात की कि आप उसमें चने ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट सीड्स ऐड कर सकते हैं और उनकी मुट्ठी भर के आप खा सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं उनके दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम गर्मियों में बादामों का या दूसरे नट्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, हमें दाने निकलने लग जाते हैं। सो ऐसा होता है? मुझे लगता है वैसे ऐसा नहीं होता, अच्छा रुकमा, लेकिन इसमें ना इसके साथ होती है आपकी हाइड्रेशन कैसी है। अगर आप हाँ। नट्स ले रहे हैं और आपकी हाइड्रेशन इतनी नहीं है कि आपका वाटर इनटेक इतना नहीं है, तो फिर आपकी स्किन पर इफेक्ट करता है। अदरवाइज 8 बादाम आपको डेली बेसिस पर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, और बादाम जो है हमेशा से ये कहा जाता है बच्चों को बादाम खिलाएं, हाफजा मजबूत होता है, आपके कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, बड़ों को भी खाने चाहिए, यादाश्त आपकी मजबूत रहती है। तो इसमें कितनी हकीकत है, और फिर इसके लिए कितने बादाम डेली खाने चाहिए कि हमारा हाफजा जो है वो दुरुस्त रहे? बिल्कुल, रुकमा, ये बहुत इसमें सच्चाई है क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बादाम खाने हैं, स्कूल जाने से पहले भी बादाम खाने हैं, क्योंकि इससे आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ब्रेन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके विटामिन, जितने मिनरल्स हैं, जितने ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी आपकी ब्रेन की, आपकी ओवरऑल बॉडी उतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स करेगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इसके साथ-साथ बहुत से लोग अक्सर सवाल कर रहे होते हैं, अच्छा बादाम किस तरह से इस्तेमाल किए जाएँ? दूध के साथ इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, या वैसे ही इस्तेमाल कर लिए जाएँ, या अगर हम सुबह नाश्ते में मोस्टली लोगों की आदत होती है चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करने की, तो शायद बादामों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़ा-सा इतना सही नहीं रहते, जो हमारी कैफ़ीन होती है जो हमें कॉफ़ी से या इसके साथ-साथ चाय से मिलती है, तो फिर ये ना हो कि बादामों का जो अफ़ादियत है वो थोड़ी-सी रिड्यूस हो जाए। सो बिल्कुल। खाए जा सकते हैं, दूध के साथ बेहतर है खाना, चाय के साथ बेहतर है खाना, किस अंदाज़ में खाए जाएँ? अच्छा रुकमा, या तो हम इसको वैसे ही किसी मील के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। इसको बादामों को कभी भी कैफ़ीन के साथ, कॉफ़ी और चाय के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को वो डिले कर देते हैं, उसकी डाइजेशन को डिले कर देते हैं। तो आप दूध के साथ इसको प्रेफ़र करें लेना, या फिर आप ब्रेकफास्ट के मील के साथ ले सकते हैं। इसको चाय या कॉफ़ी के साथ कंज़्यूम नहीं, नहीं नहीं, करना। अब देखें, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, सो मेरी आदत है सुबह को एक बॉइल्ड एग और साथ एक चाय का कप पीने की। सो व्हाट इफ़ आई कंज्यूम आलमंड्स अलोंग विद माय ब्रेकफास्ट, इज़ इट ओके अगर मैं इस अंदाज़ में ले रही हूँ? मैं ये नहीं कह रही कि मतलब अगर आप चाय एंड बादाम, आलमंड्स का बिल्कुल, अगर आप कॉम्बो बनाकर बिल्कुल, खाएँ। बिल्कुल, अगर आप फूड ग्रुप्स को ऐड करके ले सकते हैं तो उसके साथ आप ले सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा, बचपन में ना ऐसे होता था कि माएँ जो थीं वो घरों में, या मैंने भी इस तरह से जो दूध है उसमें बादामों का और थोड़े से वो क्या कहते हैं सौंफ का इस्तेमाल करके जो है वो खाया, तो बड़ा मज़े का एक बेवरेज बन जाता है। बिल्कुल। सो इस तरह भी इसका क्या फ़ायदा जो है वो बढ़ जाता है कि अगर आप दूध के अंदर थोड़ा सा शेक बना लें, थोड़ी सी शुगर या हनी ऐड कर लें, थोड़ी सी सौंफ ऐड कर लें, इसके साथ साथ बादाम ऐड कर लें, तो उसको बिल्कुल। ग्राइंड करके वो बड़ा मज़े का एक बिल्कुल, टेस्टफुल आप सा इसको बेवरेज ब्लेंड बनता है। करके आप बच्चों के शेक्स में डाल दें, क्योंकि बच्चे बड़े चूज़ी होते हैं, वो रो फॉर्म में नहीं बादाम को कंज़्यूम कर पाते। तो आप उनका पाउडर बना के, ब्लेंड करके, क्रश करके उनके शेक्स के अंदर ऐड कर दें। उनकी किसी न किसी स्मूदी में ऐड कर दें कि किसी न किसी तरह उनकी डाइट में वो चला जाए। इस तरह से भी हाँ, कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, और अक्सर यस बच्चे जो हैं स्पेशली वो अगर उनको बादाम नहीं भी पसंद, तो उसका एक और बेहतरीन तरीका ये भी होता है कि आप थोड़ी सी साथ किशमिश ऐड कर लें। सो वो बादाम एक तरफ खा रहे हैं, किशमिश मीठी होती है, तो वो बच्चे जो हैं वो खुश रहते हैं। तो वो किशमिश के भी बहुत फ़ायदे हैं, बच्चों के लिए तो स्पेशली बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसे। फ़ायदे हैं। अच्छा, बादाम जो हैं हमारे दिल की सेहत को किस तरह से बरकरार रखते हैं, हमारे दिल को किस तरह मजबूत करते हैं, दिल के मसल्स को किस तरह से मजबूत करते हैं? अच्छा रुकमा, इसमें बादाम में ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, जो आपके हेल्दी फैट्स में कंसीडर होता है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में बेसिकली हमारे 2 तरह के फैट होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल, एचडीएल। बिल्कुल। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल में कंसीडर करते हैं, एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल में कंसीडर करते हैं। तो बादाम में वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके एचडीएल को इम्प्रूव करता है और एलडीएल को और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है आपकी बॉडी से। सो अल्टीमेटली अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे, सो डेफिनेटली आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। सो यस, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला ना हो, आप चाहते हैं आपको दिल के कोई अमराज ना हो, सो यस, उसके लिए रोज़ाना फिर कोशिश करें कि 8 से 10 बादाम जो हैं वो आपकी ग़िज़ा का हिस्सा लाजमी हो।
अच्छा, भिगो कर बादाम खाना, मतलब बचपन से मैंने अपने घर में भी देखा है या सुनते भी आए हैं कि जो रात को भिगो कर बादाम खाना और फिर उसके बाद सुबह उसके छिलके रिमूव कर देना और उस अंदाज में खाना, वो ज़्यादा फ़ायदा देता है। वो ज़्यादा फ़ायदा किस तरह देता है, या सोक्ड आलमंड्स, इनका क्या फ़ायदा होता है? अच्छा रुकमा, बेसिकली ये होता है कि वैसे तो बादाम का जो छिलका होता है उसमें फाइबर कंटेंट पाया जाता है, कुछ लोग वैसे भी कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक टैनिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कुछ लोगों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए एज अ डाइटिशियन हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसको सोक कर दें 8 से 10 घंटे के लिए, और अर्ली मॉर्निंग इसको छिलके के बगैर आप कंज्यूम कर लें। उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है, उसकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ-साथ देखें, अगर हम भिगोकर नहीं भी खाते, सो क्या अगर हम रोस्टेड बादाम खा रहे हैं या इसके साथ-साथ हम छिलके के समेत बादाम खा बिल्कुल। रहे हैं या भिगोकर बादाम खा रहे हैं, इन एनी फॉर्म, क्या इसकी ग़िज़ाइयत ठीक रहेगी? हम किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, हमें उतनी ही ग़िज़ाइयत मिलेगी? लेकिन इसका आप जब इसको पील आउट कर लेंगे ना, पील ऑफ करके तो फिर खाएँगे, फाइबर तो नहीं होगा? फाइबर नहीं आपको मिलेगा। लेकिन आप इसकी अगर किसी तरह भी कंज़्यूम करें तो उसकी वो सेम बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे चाहे आप रॉ फॉर्म में करें, फाइबर के साथ करें, छिलके के साथ, या फिर उसको छिलका उतार के करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ-साथ बादाम जो है, क्या खाली पेट खाए जा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ये प्रेफ़र करते हैं कि आप ब्रेकफ़ास्ट के साथ और किसी मील के साथ इसको कंज़्यूम करें ताकि इसकी डाइजेशन अच्छी हो जाए। अच्छा देखें, बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होता है कि हम सुबह नाश्ते में किस किस तरह के फ़ूड ऑप्शंस लें। मैं अपनी भी बात करूं, सो जब मैं ऑफ़िस आ रही होती हूँ तो ये वो टाइम होता है जब आपका कभी दिल नहीं कर रहा होता सुबह-सुबह ट्रू। कुछ खाने को। सो वो जो फ़ूड ऑप्शंस होते हैं ना, वो अक्सर मुझे लगता है मेरे पास कोई है ही नहीं। अच्छा, ब्रेड और साथ चाय ले लूँ, अच्छा बॉयल एग और साथ, हुँ। तो वो समझ नहीं आ रही होती। सो किस-किस तरह से अपने हम ब्रेकफ़ास्ट को थोड़ा-सा बेहतर कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं, फिर उसमें बादामों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो हम एक हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफ़ास्ट जो है, उससे अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा रुकमा, बेसिकली 5 मेन ग्रुप्स होते हैं हमारी डाइट में, जिसमें फ्रूट पोर्शन कंसीडर होता है, वेजिटेबल्स होती है, आपका प्रोटीन कंटेंट होता है, अंडा। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसको हम कहते हैं, और हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट के लिए अंडा तो आपने मैंडेटरी रखना ही है अपने ब्रेकफ़ास्ट में। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको ऑमलेट की फ़ॉर्म में कंज़्यूम करें, बॉइल्ड फ़ॉर्म में कंज़्यूम करें, या फ्राई फ़ॉर्म में कंज़्यूम करें। एक प्रोटीन पोर्शन होना चाहिए, एक फ्रूट का पोर्शन होना चाहिए, एक नट्स का, हेल्दी फैट्स का पोर्शन होना चाहिए, एक डेयरी प्रोडक्ट का पोर्शन होना चाहिए आपका, और एक साथ ग्रेन्स जिसमें ब्रेड या आपकी रोटी या सीरियल्स जो होते हैं, हुँ। ओटमील, उसका पोर्शन होना चाहिए। जब हम 5 मेन ग्रुप्स को अपनी प्लेट में एज़ अ प्लेटर बना के कंज़्यूम करते हैं, तो वो एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट होता है आपके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ-साथ देखिए, ओवर कंज़म्पशन ऑफ आलमंड्स, इससे कोई नुकसान होता है कि बहुत लोग अगर उठते-बैठते बादाम खा रहे हैं, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है या नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप एक हेल्दी चीज़ है, अक्सर हमारी एशियन पॉपुलेशन में ना कि हेल्दी चीज़ है तो इसको खाते ही रहो, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप उसकी ओवरडोज़ खाएँगे, आपकी बॉडी पे तो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होगा उसका। तो 8-10 बादाम जितनी मैंने अमाउंट बताई, ये तो हम सिर्फ चलते-फिरते या बात करते-करते ही खा जाते हैं। हम तो पता नहीं बैठे-बैठे कितनी चीज़ें खा जाते हैं। तो 8 से 10 ये आपकी एक क्वांटिटी होती है रिक्वायर्ड, इससे ज़्यादा नहीं आप कंज़्यूम कर बिल्कुल सकते। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। समन इश्तियाक हमारे साथ शो में मौजूद थी और हम बादामों की अफादियत, किस अंदाज में बादाम आपको इस्तेमाल करने चाहिए, मुझे इस्तेमाल करने चाहिए, हम आज ये डिस्कस कर रहे थे। लेकिन येस, मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी कि अक्सर जो बच्चे बादाम नहीं खा रहे होते ना, सो येस, उसके साथ अक्सर आप उनको किशमिश जो है वो ऐड करके दे दें, या मखाने जो होते हैं वाइट कलर के, वो भी थोड़े से ऐड करके दे दिए जाएँ, सो उसका जायका जो है ना वो बेहतर हो जाता है और बच्चे जो है बड़े खुशी के साथ उनको कंज्यूम करने लग जाते हैं। सो इस तरह से वेरिएशन ला के आप बच्चों को इस तरफ लगा सकते हैं, और ख़ुद भी अगर आपको उठते बैठते क्रेविंग्स होती है, सो इस तरह के जो नट्स हैं उनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, ताकि आपका वेट भी मेंटेन रहे और आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी की, तो उसमें एग्रीकल्चर, ज़राअत का बहुत अहम किरदार है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कपास का आलमी दिन जो है वो कल मनाया जाएगा 7 अक्टूबर को। बेसिकली यौम कपास मनाने का मकसद ये होता है कि कपास की फसल, इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। अच्छा, अगर हम देखें, बिकॉज़ जैसा मैंने मेंशन किया है कि इकॉनमी में ज़राअत का बहुत रोल है, और इसीलिए
जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ना कुछ नया किया जाता है, जदीद रिसर्च जो है उसको बीच में ऐड ऑन किया जाता है ताकि जो सालाना पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। सो लेटेस्ट रिसर्चर्स और लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस के बाद अब हुआ क्या है कि जो नई वैरायटी है कपास की उसकी पैदावार में भी इजाफा हुआ है और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन इंटरनेशनल लेवल पर था उसमें भी इजाफा हुआ है। सो इस दिन को मनाने का मकसद, पाकिस्तान अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सगीर अहमद जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं तारा क्रॉप साइंसेस मुल्तान के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और पाकिस्तान में एनुअली कपास जो है, कपास की फसल वो कितनी होती है? जी, थैंक यू सो मच आपने मौका दिया मुझे बात करने का। एक्चुअली जो कॉटन है ना, आपको पता है कि ये ब्रेड एंड बटर ऑफ दिल्ली हो आप पर्टिकुलरली साउथ पंजाब और हमारा जो है सिंध का है, इसका तो आप समझ लें कि ये ब्रेड एंड बटर है। और हमारी इकोनॉमी की बेस जो है, हम देखें हम अ, लास्ट ईयर 23 यानी 22-23 में $16.5 बिलियन, ये 60% ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज बनता है। तो इकोनॉमी की बेस किसी भी मुल्क की वो इसी पर होती है कि आप कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं, कितना फॉरेन एक्सचेंज है। तो इट इज़ द कैश क्रॉप, इट इज़ द लिंचपिन, इट्स द बैकबोन व्हाटसोएवर। तो ये तो इसका। अब इसके साथ ये देखें कि लिंकेजेस कितने हैं। आप इस वक़्त फॉरेन टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो का मैं आपको बता रहा हूँ, 1200 जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं। इसके साथ हम आप पावर लूम्स हैं और ऑयल मिल्स हैं, फॉरेन ऑयल मिल्स हैं। सो ऑल इन ऑल 38% जो हमारा ज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहीं से आ रही है। इट्स अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो इसका पाकिस्तान के हवाले से तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, द कॉटन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके बगैर हमारा आप और क्रॉप ले लें, चावल ले लें, चावल में कितनी वो आप 2 अरब डॉलर आप ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आ रहा है कॉटन से, और ये हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है ना, मतलब है कि क्रॉप है। और इसके बगैर हमारा पोटेंशियल जो है वो हमारा देखें अब जो हमारी कॉटन कास्ट नहीं होते बांग्लादेश में, तो वहाँ तो $40 बिलियन वो ये कॉटन कॉटन बाय प्रोडक्ट्स से कमा रहे हैं, कास्ट नहीं होती। वहाँ ये पोटेंशियल हमारा $80 बिलियन का है। और हमारा आप देख रहे हैं, अगर इस क्रॉप को हम ले लें, उठा लें, तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है ना हमारी इकोनॉमी जो है ना नंबर 1। नंबर 2 बिल्कुल ठीक। ये है अच्छा, कि मैं आपने मैं पूछा। एक और चीज़ ये जानना चाहूँगी कि इस साल कपास कितनी लगाई गई है और पाकिस्तान में कितनी कपास फसल जो है वो हर साल लगाई जाती है? इस साल का क्या, किस हाँ, ऑब्वियसली क्या स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं? जी, 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 जी। तो इस साल जो है ना देखेंगे, पंजाब का जो टारगेट इन्होंने रखा था ना, ये इस साल का टारगेट है 23-24 हम बात करेंगे। क्योंकि ये जब आप बात करते हैं ना, तो सीज़न ये 23-24 की फिस्कल ईयर जो चलता है इसके से हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो 23-24 में हमारा देश का टारगेट है 56 लाख एकड़। 56 5.6 मिलियन एकड़। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान। सो इसमें अगर स्प्लिट अप कर लें, तो स्प्लिट अप में ये आता है कि जो पंजाब है 4.9 मिलियन एकड़्स है, यानी 49 लाख एकड़्स है। और सिंध में आप 15-16 लाख एकड़ लगा लें, और थोड़ा-सा 1 लाख, 1 डेढ़ लाख एकड़ वहाँ गए। तो ये हमारा 56 लाख एकड़ जो है ना, ये जो अच्छा, बनता है एक और हमारा। चीज़ ये देखी गई है कि कपास से, जो कॉटन से प्रॉफिट मार्जिन है इंटरनेशनल लेवल पर, ऑब्वियसली जब ये बाहर जाती है दूसरे ममालिक में, सो इससे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छा जनरेट होता है। हुकूमत की जानिब से इस वक्त क्या मज़ीद इकदामात किए जाने की ज़रूरत है ताकि सालाना पैदावार इसको बढ़ाया जा सके, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके, लेटेस्ट रिसर्च को इसमें ऐड ऑन किया जा सके? सो हुकूमती सतह की अगर हम बात करें तो वहाँ से मज़ीद किन इकदामात होने की ज़रूरत है? जी, नंबर 1 ये है, देखें आप, हमारा 2015 के बाद डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है ना जी? तो डाउनफॉल आ रहा है, तो डाउनफॉल की वजह से क्या वजूहात क्या हैं? वजूहात पेस्ट अटैक है, क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज में पेस्ट अटैक है और गर्मी है। तो हमें टेक्नोलॉजी जो हमें ऐसी लेनी चाहिए पेस्ट को जो टॉलरेट करे, तो पेस्ट रेजिस्टेंट हो। हमने पिंक बोलवर्म जो है ना, गुलाबी सुंडी, ये एक बड़ा इश्यू है, सफेद मक्खी इश्यू, जो मैं टॉप ऑफ द लिस्ट का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। पानी की शॉर्टेज का इश्यू है।
लेकिन पेस्ट जो एक्चुअली जो हमें जो चीज़ें वो कर रही हैं, अफ़ेक्ट कर रही हैं, बैडली अफ़ेक्ट कर रही हैं, वो 2 चीज़ें हैं। एक हमारा ये है पिंक बोलवर्म, गुलाबी सुंडी और दूसरा हमारी सफ़ेद मक्खी। सो एंड दे बट कपास ठीक होती है और जो जुलाई में आके अगस्त में आकर इस सितंबर में आके वो इतनी व्हाइट फ्लैग का अटैक आया कि वो ख़त्म हो गई और कपास ऑलमोस्ट। हमारा हुकूमत की जानिब से क्या किए जाने की अशद ज़रूरत है राइट नाउ? क्या इक़दामात लिए जाएँ? ये मैं पहले बता दूँ ना, तो क ये जो हमारा इस दफ़ा 12.7 मिलियन बेस का था, यानी 1 करोड़ 27 लाख बेस का हमारा, इसमें 83 लाख बेस हमें पंजाब ने पैदा करनी थी। सो अब तक जो फिगर आई है, जो हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है, वो 3.6 मिलियन बेस का है, कि हमने अचीव कर लिया है जो और हमारा जो टारगेट है, वो हमारा 8.3 है। सो वी वो वोंट बी एबल टू अचीव। अब बात तो ये है कि हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत से हमने कहा है, हुकूमत ये कर रही है कि एक तो टेक्नोलॉजी पर, एक पानी का इश्यू हमने कहा है कि पानी का इश्यू जो आप रिज़ॉल्व करें। एक चूलिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है कि चूलिस्तान जो है, मैं हमेशा कहता हूँ द फ्यूचर ऑफ कॉटन लाइज़ इन चूलिस्तान एंड बलूचिस्तान। सो ये हमारे जो है ना ये इलाके हैं, बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिविजन्स हैं, उनमें मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आ गए और क्रॉप्स जो है ना, वो दे आर मोर सही। प्रॉफिटेबल एज़ कम कॉटन। सो प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल, का तो जिस इश्यू है। तरह से डॉक्टर जहाँ पे सग़ीर अहमद लोग साहब कह रहे हैं कि चोलिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, पानी के कुछ मसाइल हैं और इसके साथ-साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सालाना पैदावार अगर हम कॉटन की मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, सो इसके लिए ये तमाम इक़दामात हुकूमत की जानिब से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर तवज्जो दिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सग़ीर अहमद हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और आइंदा आम इंतखाबात का इंदिया दिया जा चुका है और जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे, लेकिन स्टिल देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन अबाउट इट कि क्या इंतखाबात इस वक्त पर होंगे या इससे आगे ले जाए जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ये देखें सो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सियासत और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी जो है वो इस वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई कि नून लीग के अपने अंदर ही एक ग्रुप है जो इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस ना आने का मशवरा दे रहा है, लेकिन बाद में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये फेक न्यूज़ है। इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो शाहदरा वाली एक कॉर्नर मीटिंग की, वैसे तो वो जलसा था लेकिन वो जलसा इतना कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। सो राइट नाउ मुस्लिम लीग नून जो वह है वो किस तरह से अपनी तैयारी कर रही है, पीपल्स पार्टी किस अंदाज में कितनी मुतहर्रिक है इस वक्त पंजाब में, पिछले 5 महीनों में आईपीपी ने अभी तक क्या किया और आइंदा आम इंतखाबात में इनके क्या स्टेक्स होंगे, कितने स्टेक्स होंगे और आइंदा आम इंतखाबात में क्या बल्ला जो है वो आपको बैलेट पेपर पर दिखाई देगा या नहीं देगा, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन बिलाल इस वक्त शो में मौजूद है। मोहसिन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये कि कल अचानक से ये खबर जो है वो गर्दिश करने लग गई कि जी नून लीग के अपने अंदर ही एक ग्रुप है जो नवाज़ शरीफ साहब को वापस आने का मशवरा नहीं दे रहा और ऑलरेडी ये कन्फ्यूजन जो है वो शुरू से ही है कि वो नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो अभी भी नहीं आएंगे, 21 अक्टूबर है, नहीं आएंगे। सो मैं चाहूँगी कि जो हकाइक हैं वो आप हमारे देखने वालों के सामने रखें। देखिए, जो कन्फ्यूजन ज़्यादा है वो तो हमारे दानिश्वर तबके ने पहुंचाई है और ये एक असाब की एक जंग बन चुकी है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से कहा जाता है कि असाबी तौर पर बड़े मजबूत हैं, तो अब ये कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भी इम्तहान है। जहाँ तक ये बात है कि उन्हें लंदन में ये तजवीज़ भिजवाई गई है कुछ पार्टी रहनुमाओं, जिसे मफामती ग्रुप का नाम दिया जा रहा है कि आप हालात नहीं है कि आप वापस ना आएँ। देखें, ये मॉडल टोन में तो डिस्कशन हो सकती है जब पार्टी रहनुमा आपस में बैठते हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक बाज़ाब्ता किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नवाज शरीफ को फ़ोन करके ये कहें कि मियाँ साहब हालात साजगार नहीं थे, तुसी ना आओ। हाँ, ये है कि पार्टी रहनुमा आपस में डिस्कशन करते रहते हैं और फिर एक डराया तो ज़रूर जा रहा है जिस तरह अमन व अमान की सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डाटा जारी किया है, यानी
12 करोड़ 70 लाख जो हैं वो वोटर्स हैं, और इसमें 44% नौजवान वोटर्स हैं, यानी 18 साल से लेकर 35 साल तक। तो अब जो है वो नून लीग के लिए सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान ये है, क्योंकि ये अभी जो इन्होंने तंजीम साजी की है, या मरियम ने जितनी कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज जो मुतहरिक हुए हैं, आपको वही रवायती चेहरे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल कोई ऐसे ही उनके है। इर्द गिर्द आपको कोई नया नौजवान चेहरा नज़र नहीं आ रहा, या वो नौजवान नज़र आ रहे हैं जो मरूसियत की पैदावार हैं, जिनके बाप चाचा मामा सियासत में हैं, कोई तहसील नाज़म रहा है, कोई MP रहा है, कोई MNA रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और ख़ुद बिलावल के लिए। बिलावल भी अपनी जो हैं उनके इर्द गिर्द जिनसे वो मशवरे लेते हैं, हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने ये कंसर्न शो किया है कि यूथ पीपल्स पार्टी की जानिब क्यों राग़ब नहीं हो रही। तो उसकी बड़ी यूथ वजह को तो अगर हम देखें तो वो ज़्यादा कनेक्टेड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाँ के जी, साथ है, और बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा काम किया 2018 में और उससे पहले यंगस्टर्स के साथ। और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमेशा से ये हमने खला देखा है, मुस्लिम लीग नून भी इस खला को पुर नहीं कर पाई, मतलब कनेक्शन जो है वो यंगस्टर्स के साथ बिल्डअप करना, एंड सेम गोज़ फॉर पीपल्स पार्टी। सो डू यू थिंक राइट नाउ इन दोनों जमातों के पास कोई स्ट्रैटेजी है, या यंगस्टर्स को अपनी तरफ, यंग वोट्स को अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए इनके पास ऐसा कुछ है कि जो नौजवान नस्ल है वो इनकी तरफ माइल हो? देखिए, 9 मई को हुए भी अब चंद माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हम टेम्पो देखते हैं वो बयानिए का फिर फुकदान है। वो टेम्पो या नौजवानों का रुझान सिर्फ एक जमात की जानिब है, ये रियलिटी है, ये हम सबको तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि नौजवान भी तो इस मुल्क का हिस्सा हैं। यानी हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो उसमें जो नौजवान हैं वो तो हमें उनका ज़्यादा तादाद जो है वो एक जमात की जानिब है। हाँ, इन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने नौजवानों के हवाले से अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। इन देखें, ये वही चेहरे इनके तर्जुमान हैं जिन पर एलिगेशंस हैं। जब आज का नौजवान ये सोचता है कि यार मेरे घर में फ़ाके हैं, मैंने डिग्री हासिल कर ली है, मेरे लिए रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, मेरे वालिदैन ने मेरी पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ख़र्च किया है, अब मेरी जेब में उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो फिर एक जो सोशल मीडिया है, चीज़ें हैं, तो वो ज़ाहिर है जो उन्हें जब ये कह लें कि अगर 2011 से अब तक की बात की जाए तो तकरीबन 13 साल होने वाले हैं। तो जो तब का 10 साल का लड़का था, अब वो 20 क्रॉस कर गया और वो वोटर है, तो उससे तो एक चीज़ बताई गई है। और ऊपर से ये जो 16 माह की PDM की गवर्नमेंट की कारकर्दगी है। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और अगर वो कहते हैं जी कि 2017 में मेरी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज ये हालात ना होते, तब भी एक बयानिया था, लेकिन आप वो फिर स्टैंड पे खड़े रहते। लेकिन आप 16 माह को माइनस नहीं कर सकते। PDM की हुकूमत के यानी कि 16 आपको लगता है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का वोटर और सपोर्टर है वो भी उनसे नाखुश है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो 16 माह गुजरे हैं और जो उसमें महंगाई का तूफान आया है। सो ऑब्वियसली एक तो आपके होते हैं ना हरीफ, या हाँ जी। आपके सपोर्ट आपको नहीं करते, लेकिन जो अपना सपोर्टर भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि देखें फेडरल में कौन हुकूमत बनाएगा इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार पंजाब में होता है, पंजाब मुस्लिम लीग नून का हाँ, गढ़ है। अभी 144 मेन सीट। मुकाबला अगर तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड अगर तहरीक इंसाफ को दी जाए, तो आपको नहीं लगता कि असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन सिंध में भी बनी हुई है पीपल्स पार्टी वो के तो लिए, यहाँ से मुस्लिम लीग नून वहाँ पर और जा रही है ना। मौलाना फजल रहमान और हाँ, दीगर हैं। अलार्मिंग सिचुएशन उनके लिए ज़्यादा है। यहाँ तो सबको पता है कि जो मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ वर्सेस नून लीग के दरमियान है, लेकिन उसमें एक बात ये है कि बल्ले के निशान पर अभी कन्फ्यूजन है। हाँ। क्या आया बैलेट पेपर पर जो बल्ले का निशान है वो नहीं होगा। इसीलिए तो बाज़ PTI के जो मुनहरिफ रहनुमा हैं, जो सानिया 9 मई की मजम्मत करते हैं भरपूर अंदाज में, वो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करे। देखें, साबिक सूबाई वज़ीर सुमसान बुखारी के बाद IPP में कोई और रहनुमा नहीं आ रहा, बल्कि नहीं, हमारी आप इतला देखें कि जितने IPP में इस वक्त लोग हैं वो भी आपको इतने एक्टिव नहीं नजर आ रहे। वो उसकी बड़ी वजह ये थी कि इनकी पार्टी का इंदराज नहीं हो रहा था। कल ने इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक नई पार्टी को, बल्कि 3 पार्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया।
तो अब ये कह रहे हैं इनके जो बयानात आए हैं जी कि अब मुतहरिक होंगे और ये सियासत में एक ताज़ा हवा का झोंका है और इसके बाद अब देखें कि कोई रहनुमा आता है या नहीं। लेकिन वो रहनुमा जो जून में जब आईपीपी लॉन्च हुई थी उसके बाद हमने कोई बड़ा इतना नाम, बहुत बड़ा नाम नहीं देखा, बल्कि वही चेहरे हैं। एक अभी फवाद चौधरी तो अगले दिन ही डिसऑन हो गए थे और अली जैदी भी आपको उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। इमरान इस्माइल इमरान इस्माइल नज़र आते हैं, वो हाँ इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं या आप ये कह लें कि वीडियो लिंक के ज़रिए तो उसमें तो हमें नज़र आ जाते हैं। अली जैदी, फवाद चौधरी, जिनकी आप ये कह लें कि अलग से एक फ़ैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर भी कह लें, मीडिया पर भी कह लें, तो ये इनकी खामोशी बड़ी मायने खेज़ है और फवाद चौधरी को बोलना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि इस मौके पर फवाद चौधरी को अपनी खामोशी तोड़नी अच्छा, चाहिए। इसके साथ साथ आपको आम इंतखाबात जो हैं, अब जब भी इनकाद होता है, बिकॉज ये अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क के होते भी हैं या नहीं होते, वक्त जो इलेक्शंस की कमीशन की जानिब से डेट दी गई है, व्हाट डू यू थिंक बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर पर, चांसेस क्या हैं? इसमें ना दो मुतज़ाद इत्तलात हैं अभी तक। देखिए, हम प्रिडिक्शंस तो नहीं कर सकते, हम तो हालात व वाक़यात को पर देखकर ही अपना तज्जिया दे तज्जिया सकते हैं ना, दे ऑब्जर्वेशन सकते क्या है, हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि बल्ले का हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ होगी। हिकमत देखिए, अमली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतज़ामी मामलात में भी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी इस वक्त बहुत हैं। जो सीनियर रहनुमा है वो पार्टी छोड़कर देखिए जाते वो जा रहे हैं, कैंपेन कौन चलाएगा यानी इस वक्त, और फिर पता नहीं चेयरमैन पीटीआई जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे। सो इस वक्त तो बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ना। देखिए, रियलिटी ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आते हैं या नहीं आते, माइनस होते हैं, और अगर इन एनी केस माइनस हो जाते हैं लेकिन बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर आ जाता है तो फिर भी हालात थोड़े से मुख्तलिफ होंगे और इलेक्शन में काफ़ी हल्ला गुल्ला आपको देखने को अच्छा, मिलेगा। एक आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त की हाँ। किल्लत है। चेयरमैन पीटीआई, हम्म, ऑब्वियसली उनके पार्टी ओहदे का जो उनके पास है, इसके खिलाफ भी एक दरख्वास्त तो दायर हो चुकी है। अगर तो वो इस ओहदे के लिए भी नाअहल हो जाते हैं, वो चेयरमैन पीटीआई का भी ओहदा नहीं रख सकते, सो आपको मोस्ट फेवरेट नाम कौन नजर आता है? आरिफ अलवी साहब का नाम गर्दिश कर रहा था, नहीं, लेकिन आरफ अलवी का तो वो हलीमा खान साहबा का परसों की कहा है ना स्टेटमेंट उन्होंने, आपने हाँ, देख ली। लेकिन अब ये इसमें मोस्टली नाम आ रहे हैं, देखिए असद कैसर है, हम्म, उमर अयूब साहब का नाम भी है, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाही अंदर हैं, अली मोहम्मद ख़ान भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में कोई रहनुमा हुआ तो वो केपीके से हो सकता है। मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, अलीमा लेकिन खान मुझे साहिबा लग ने आरिफ अलवी साहब का नाम लिया, ये हेडलाइंस में भी हमने हाँ जी, देखा, लेकिन खुद जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो ज़रा उनसे नाला है, अगर हम पिछले कुछ दिनों की देखिए वो, बातें उठाकर हाँ देखें जी, तो। नाला हैं तो इसीलिए अलीमा खान साहिबा ने बरमला इजहार किया ना। हम्म, लेकिन अब ये भी तो हो सकता है, देखें जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं उन्हें फांसी लग गई, ठीक है, तो क़यादत किसने की, बागडोर किसने संभाली? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने। इसी तरह अगर हम जब नवाज़ शरीफ पर कड़ा वक्त आया, जब उनकी पार्टी का कोई भी रहनुमा, इवन उनका भाई भी उनके बयानिए का बोझ उठाने को तैयार नहीं था, तो मैदान में क्यों आई? जो मानना चाहिए हकीकत कि मरीम नवाज़ जो हैं वो आगे सामने आई। तो अगर इमरान खान और सॉरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ माइनस होते हैं या चेयरमैनशिप से हटाए जाते हैं तो ये भी हो सकता है उनकी फैमिली की कोई खतून आगे आ जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। और सॉरी, इम्कानात ये भी हैं, क्विकली इम्कानात क्विकली बिकॉज क्विकली, और बाकी ये जो डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, ये आपने असल तो बात सवाल पूछा नहीं है। आम इसीलिए इंतखाबात, नहीं हाँ पूछा, जी, वक्त की किल्लत है। हाँ जी, डंडा चल रहा है, सबसे बड़ी स्मगलिंग। आवाज़ें ये आ रही हैं कि पहले थी सियासत मीशत को खा जाती थी, अब मीशत जो है वो सियासत को खा गई है, और इसके लिए फिर ये है कि पहले मीशत को सहारा दे दें, उसके बाद आप इंतखाबात लेकिन देखें करवा वो लें। जिस लेकिन तरह ये से क्रेडिट अगर मीशत थोड़ी सी बेहतर हो गई और अभी जो हालात बने हुए हैं, डॉलर जिस तरह आ रहा है नीचे, उसमें आप सिपा सलार को जो है ये तो है कि उनको क्रेडिट तो जाता है। बहुत अच्छे एफएस फैसले कमिश्नर, भी हुए हैं, हाँ, लेकिन ये सस्टेन रहने भी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि अभी डॉलर नीचे आ रहा है सो पता लगे फिर ये वापस ऊपर भी जाना शुरू हो गया। सो 250 तक की तो आवाज़ें आ रही हैं मार्केट में कि इस देखिए तक जिसका आएगा। जितना आईनी रोल है वो उतना तो अदा कर रहा है, जिस हाँ, तरह फिर वो जिस वफाकी, तरह से स्मगलिंग रोकी जा बिल्कुल, रही है, और ये तक बयान आ गया, देखें जखीरा अंदोजों के तसव्वुर खिलाफ नहीं कार्रवाई, किया जा गैर सकता कानूनी था तारकीन कि वतन, स्मगलिंग में अगर कोई अदारे का ऑफिसर भी मुलविस तो पाया उसका गया तो कोर्ट कोर्ट मार्शल मार्शल होगा। हाँ तो ये बयान छोटा बयान नहीं है। बिल्कुल, और हाँ, इन इकदामात को सराहा जाना चाहिए, सराहा जा भी रहा है, लेकिन ये चीज़ें, ये एफर्ट्स
इनको कंटिन्यू भी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। व्यूज़ अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।